हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 3। तो आज इस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट पे हम पार्ट थर्ड को कवर अप करेंगे और इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हम आज इस जो सेशन है उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइट, और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और कोई बहुत ज्यादा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसी प्रकार जो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे प्लांट सेल है और एनिमल सेल हैं, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई खास फर्क नहीं होता है। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. So 1950s में फर्स्ट टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। उसके पहले तक जो है वो माइक्रोस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इतनी डिटेल्ड जो है स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है वो हम नहीं जान पाए थे। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो माइक्रोस्कोप थे वो बहुत लो पावर के थे। राइट, इस वजह से जो है वो जो डिटेल जो है स्ट्रक्चर है ना, जो उसकी संरचना का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें कुछ खास जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, सेल बायोलॉजी में जैसे लगा कि रेवोल्यूशन आ गया है। क्योंकि सेल बायोलॉजी में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, माइक्रो माइक्रो बॉडीज जो हैं उनका स्ट्रक्चर है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के जो स्ट्रक्चर्स डिटेल में जाने गए क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो चुका था। Right? So, meanwhile, the chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो सबसे पहले आरबीसी की जो सेल थी ना, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है वो जानकारी जो है वो बाहर निकल कर आई थी। यानी कि उसके केमिकल स्टडीज की गई है ना, केमिकल स्टडीज की गई प्लस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को भी जाना गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, सो ह्यूमन रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी को निकाला गया और उसके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको जो है वो जाना गया। और ये पता लगाने में कौन हेल्पफुल था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जानकारी देने में काफी हेल्पफुल रहा। These studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipid and proteins. तो ये जो थे ये दोनों मेजर कंपोनेंट थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब ये जाना गया कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तो सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, तो लिपिड और प्रोटीन कंपोनेंट जो थे वो मेन कंपोनेंट इनके निकल कर आए, है ना। और ये भी पता चल गया कि लिपिड किस तरह का है ना, लिपिड का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है। मेजर जो लिपिड है वो कैसी है, फॉस्फोलिपिड है। यानी कि फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, जिसको हम फॉस्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसका अरेंजमेंट बाई लेयर के फॉर्म में है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि बाई लेयर कैसे बनते हैं। ये मैं एक लिपिड की बाई लेयर स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये लिपिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका हेड रीजन है। इस हेड रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रो सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड। और इसका जो टेल वाला रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है,
हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये इसका जो है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहां पर आप देख सकते हैं। सो हाइड्रोफिलिक इसको क्यों बोला जाता है? जो वाटर मॉलिक्यूल से प्रीति रखता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है उसको अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, द वन दैट लव्स वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका जो हेड रीजन है ना, उसको वाटर मॉलिक्यूल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसके हेड रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। अब इसके अगर हम टेल रीजन की बात करें तो टेल रीजन हमेशा जो है ना वो वाटर से दूर जाना चाहता है, वो वाटर से उसको कोई जो अटैचमेंट नहीं है। सो वो अंदर की तरफ, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि दो जो है वो लिपिड की इस तरीके से जो है वो लेयर होती है, इसीलिए उसको हम बाई लेयर भी बोलते हैं, है ना। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर के जो टेल रीजन है वो अंदर की तरफ है और दोनों रीजन का जो हेड है ना वो बाहर की तरफ है। सो हाइड्रोफोबिक हेड ये बाहर की तरफ है यहां पर, और हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, सो ये है हमारे लिपिड का अरेंजमेंट और इसी को हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, right? So also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outside and the hydrophobic tail toward the inner side, same चीज है ना। so इस तरीके से लिपिड लेयर का अरेंजमेंट होता है कि जो इसके हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ रहे और जो इनका जो टेल वाला रीजन है वो अंदर की तरफ, जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। सो ये एक ना लिपिड लेयर का जो हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है। ठीक है, so this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। तो इससे जो है वो नॉन पोलर टेल जो है ना, नॉन पोलर टेल जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है और वो प्रोटेक्ट करती है एक्वस एनवायरनमेंट से, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो नॉन पोलर टेल रीजन है उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो दे आर हैविंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके पास नॉन पोलर टेल के पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि इनके एक्वस एनवायरनमेंट को बचाता है। तो यहां पर आपके ऊपर यहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाय लेयर है उसमें नॉन पोलर टेल का नेचर कैसा है जो कि उसको एक्वस एनवायरनमेंट से बचाता है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, बोथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है या प्रोटीनिशियस है, राइट। तो यहां पर आपका जो क्लियर आंसर है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नॉन पोलर टेल जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, है ना, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके पास एक और चीज है। क्या है वो चीज? कोलेस्टेरॉल, है ना। सो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो अब लिपिड की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी अटैच होते हैं, है ना। सो लेटर द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हमें हम यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है, ये तो हमें पता है कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसमें अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल का क्या यहाँ पर स्टेटस है, क्यों ये प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है। सो कोलेस्ट्रॉल जो है ना इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इजीली डिसरप्ट हो सकती है। सो कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं प्रेजेंट होता, इसकी मात्रा काफी कम होती है, लेकिन इनका प्रेजेंट होना अति आवश्यक है ना, इसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सो यहां पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी एक थोड़ी मात्रा में पाया जाता है।
अब हम यहां पर आते हैं कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो लिपिड बायलेयर जो होती है वो इस तरीके से होती है, राइट, ऐसे। ये लिपिड की बायलेयर है, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, इस तरीके से। और बीच में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो प्रोटीन की लेयर है ना, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो इंट्रिंसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रैवर्स कर रही है ना, प्रोटीन लिपिड बायलेयर के बीच में प्रेजेंट है, और फिर अगेन यहां पर जो है वो लिपिड का मॉलिक्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होता है, राइट। सो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। और इसी तरीके से बाहर की तरफ आप कई बार होता है कि यहां पर प्रोटीन जो ऐसे लगे रहते हैं, है ना। सो ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इसके साथ साथ यहां पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगर हम बायोकेमिकल कंपोनेंट की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन बायोकेमिकल कंपोनेंट से बना हुआ है, सो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको यहां पर मिलते हैं। तो ये सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो मेजर पार्ट है वो लिपिड और प्रोटीन का होता है, बाकी कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मात्रा में ही प्रेजेंट होते हैं। The ratio of protein and lipid varies considerably in the different cell types. अब ये प्रोटीन और लिपिड की जो मात्रा होती है ना, वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके की हो सकती है, ये फिक्स नहीं होता, है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो मेम्ब्रेन है, जैसे इरेथ्रोसाइट्स की जो हम बात करते कि आरबीसी जो फर्स्ट टाइम देखा गया था, अगर उसकी उसकी बात करें तो 52% जो है ना वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 52% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और 40% जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड, 40% जो है वो लिपिड प्रेजेंट होता है। ये एक एरेथ्रोसाइट सेल का जो है वो है, लेकिन ये वेरी करता है सेल टू सेल, है ना। हर सेल में बिल्कुल 52 और 40% का रेशियो नहीं होता, अलग अलग सेल्स में अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल, है ना। सो या तो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ जो है वो प्रोटीन का मेजर पार्ट प्रेजेंट हो, और इंटीग्रल मतलब कि बिल्कुल दोनों उसको ट्रावर्स करता हुआ हो बाइलेयर को, है ना। इसके बारे में अभी हम आने वाले स्लाइड्स में भी देखते हैं कि किस तरीके से है। सबसे पहले हम यहां पे देख सकते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन की बात की गई है। पेरिफेरल प्रोटीन्स कैसे होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई करते हैं सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, बाहर की तरफ। अब लिपिड की जो बाइलेयर होती है, अगेन अगर हम उसको ड्रॉ करके देखें, सो अगर ये लिपिड की बाइलेयर है तो यहां पर ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, और यहां से अगेन बाइलेयर शुरू हो जाएगा। इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरिफेरल प्रोटीन जो है सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है ना, ये सरफेस है, ये बाहर आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ सेल, और ये है इनसाइड ऑफ सेल। तो ये बाहर की तरफ ये जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन है ना वो यहां पे प्रेजेंट होगी ऐसे। और पैरेलली
टू द बरिड इन द मेम्ब्रेन, जैसे ये बरिड है मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में, और ये पैरेलल है किसके, लिपिड लेयर के, है ना, बिल्कुल पैरेलल है, आप देख सकते हैं। तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, okay, so an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by सिंगर एंड निकलसन। सो आपको ये साइंटिस्ट का जो है नाम वो यहां पर बहुत ध्यान से याद रखना है, सिंगर एंड निकलसन, इसको मेमोराइज करना है ना। सो वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन्होंने ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और ये मॉडल जो है वो काफी एक्सेप्टेड भी था, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको बोला कि हाँ ये मॉडल जो है वो साइंटिफिकली जो है वो इस जो हमारे साइंटिफिक जो हाइपोथेसिस है वो और स्ट्रक्चर से, जो अभी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके थ्रू ये जो मॉडल है ये एक्सेप्टेड है। सो सिंगर एंड निकलसन का ये जो योगदान है सेल मेम्ब्रेन को जानने के लिए, स्ट्रक्चर को जानने के लिए, ये काफी मददगार साबित हुआ था। According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer। क्या मतलब है इसका, लिपिड लेयर जो होती है ना वो ऐसे बिल्कुल स्टिल नहीं होती कि अब ये यहां से हिल नहीं होती, नहीं, ये जो है वो मूव कर रहे होते हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर बिल्कुल क्वासी फ्लूइड नेचर है। फ्लूइड का मतलब ये होता है जो फ्लो करे, जैसे एयर फ्लो करती है, अगर आप टेबल पे पानी डाल दीजिए तो वो पानी भी फ्लो करने लगता है, पानी रुकता नहीं है, तो फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। तो इसी तरीके से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है ना वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं है कि अब ये मूव नहीं कर सकता, ये प्रोटीन के जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो यही है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो यही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है वो इनका जो फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं, और ये लिपिड जो होता है इनको लेटरल मूवमेंट जो है वो प्रोटीन को प्रोवाइड करता है। तो ये लेटरल मूवमेंट जो है वो प्रोटीन में देखा जा सकता है पूरे बाय लेयर के केस में। सो ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर जो है वो सिंगर एंड निकलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ना उसमें काफी फिट बैठता है। सो ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, है ना। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, और एक जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड लेयर को, वो इस जो कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने सिंगर एंड निकलसन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट होता है। तो ये इसलिए ये मॉडल जो है ना काफी एक्सेप्टेड भी है। This ability to move within the membrane is measured as fluidity। तो मेजर जो मेम्ब्रेन में ना ये फ्लूइडिटी देखी जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वाटर जो है वो धीरे धीरे अंदर आ सकता है, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है अगर कोई सपोज अमीबा का कोई सेल है और ये फूड पार्टिकल आता है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से इन्वेजिनेट कर जाता है, और यहाँ पे फूड पार्टिकल है और दोनों को जाकर ये ऐसे फ्यूज कर जाता है। तो अब ये सोचिए ये जो फ्यूजन है और ये जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना, इस तरीके से फूड को चारों तरफ से ना कवर करने का, इनगल्फ करने का, ये कैसे हो पाएगा अगर उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी, है ना। सो ये फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये जो कंस्ट्रक्शन लिपिड की बाय लेयर की दिखाई गई और हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात की, ये सभी ये दर्शाता है कि इनमें फ्लूइडिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, है ना। और इसके साथ साथ जो है कई बार क्या होते हैं कि जैसे ऐसे सिक्रीशंस निकालते हैं, सपोज ये सेल है और इस सेल के अंदर कोई एक वेसाइकल है जिसमें बहुत सारा केमिकल है, इस केमिकल को यहां पर सिक्रीट करना है। सो ये क्या होता है कि ये वेसाइकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है, और इस तरीके से ये वेसाइकल फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और यहां पर अपने सिक्रीशंस को
बाहर निकालता है। तो अगेन ये फ्लूइडिटी नहीं होती तो ये जाकर कैसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज होता और एक ओपनिंग बनाकर अपनी सारी सिक्रीशन को बाहर निकाल सकता था। सो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं क्या बताना यहां पर चाह रहा हूं कि क्योंकि फ्लूइडिटी जो है वो फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसको समझ सकते हैं तभी आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो सेल है उसके अंदर वाटर एंटर कर सकता है, वो जो है वो किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर सकता है, जैसे कि अमीबा के केस में फूड इनटेक होता है। और इसी तरीके से आप जो है सिक्रीशंस को भी यहां पर समझ सकते हैं कि सेल जो है वो बहुत सारी सिक्रीशंस करते हैं, तो वो कैसे करते होंगे। ओके, सो ये आपको चीजें याद रखनी है। सिंगर एंड निकलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का होना। The fluid nature of the membrane is also important for the point of view of the function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretions, endocytosis, cell division, etc. So अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस जो है इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर इन्वॉल्व है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है लेकिन वो कैसे इन्वॉल्व होगी, है ना, अगर उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी। सो फ्लूइडिटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, सेल ग्रोथ भी करते हैं। सेल पहले छोटी साइज की होती है, अब जो नई जो है प्रोटीन बन रही होगी वो इसमें जाकर लग रही होगी, जो नए लिपिड्स बन रहे होंगे वो भी जाकर इसमें लग रहे होंगे, है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब और बड़ा होगा तभी तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर फ्लूइडिटी नहीं होगी तो जो नया लिपिड का लेयर बना है वो कैसे जाके इसके बीच में मर्ज कर सकता है, जो नई प्रोटीन बनी है वो कैसे जाके बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन की तरह जाकर अटैच हो सकती है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से आप ये देखिए सेल का ग्रोथ हो गया, सेल की साइज बड़ी हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो इतना छोटा सा था, अब उसकी परिधि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कितनी ज्यादा बड़ी हो गई। सो ये फ्लूइड नेचर यहां पर अगेन फ्लूइडिटी जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा होता है और उस धीरे धीरे सेल का साइज भी बड़ा होता जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सो आप यहां देखिए कई सेल और सेल के बीच में ना इस तरीके से, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा, इनके बीच में कनेक्शंस होता है और इनके बीच में कनेक्शन की वजह से मटेरियल का आदान प्रदान सेल के बीच में हो सकता है, राइट। सो ये इंटरसेलुलर जंक्शन जब इतना अगर ये रिजिड होता, हार्ड होता, तो ये तो किसी चीज को अंदर आने और जाने ही नहीं देता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो ये जो फ्लूइड नेचर है यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो अगेन इस चीज को दर्शाता है कि इंटरसेलुलर जंक्शन फ्लूइडिटी होने की वजह से ही हो सकती है। दूसरा, मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको समझाया कि किस तरीके से जो है सिक्रीशन भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करा सकते हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अगर जैसे गोल्जी बॉडी आपको पता होगा कि बहुत सारे सिक्रीटरी सब्सटेंस निकालता है, लाइसोसोम भी निकालता है, राइट। तो अगर कोई वेसाइकल जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, सपोज यहां पर बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला सकता है, सो यहां पर क्या है, लाइसोसोम्स के द्वारा कुछ केमिकल्स जो है यहां पर पहुंचेंगे और फिर क्या होगा, फिर ये होगा इस तरीके से ये वेसाइकिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी और एक तरफ से ओपनिंग निकल जाएगी और यहां से ये अपने सारे केमिकल्स को इस बैक्टीरिया के ऊपर डाल देगी और ये बैक्टीरिया यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये सिक्रीशन यानी कि ये जो फ्यूजन हो रहा है वेसाइकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड नेचर है, कोई भी चीज इसमें जाकर मर्ज हो सकती है ना। तो ये वेसाइकल की जो मेम्ब्रेन है वो जाकर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मर्ज हो गई और अब ये एक एंटिटी जो थी वो खत्म हो गई और अपने सिक्रीशंस को जो है उसने बाहर निकाल दिया, राइट। एंडोसाइटोसिस, किसी चीज को अंदर लेना, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था कि अमीबा जो होता है वो फूड पार्टिकल को कैसे होता है, ये इस तरीके से फूड पार्टिकल आया अपने स्यूडोपोडिया को, इसने दोनों तरफ से इसको घेर लिया और फिर ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया को फ्यूज कर लेता है। ये दोनों स्यूडोपोडिया आपस में जाकर यहां पर ऐसे फ्यूज कर जाएंगे
और यहां पर जो है एक फूड वैक्यूल इस तरीके से बन जाएगा। सो एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफी रोल होता है ना। सो ये सारी चीजें फ्लूइडिटी की वजह से है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. बहुत सारे substances को सेल के अंदर लेना है, बहुत सारे substances को जो है वो सेल के बाहर डालना है। अब अगर आप इस चीज पे सोचिए, जो भी फूड डाइजेस्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, है ना, वहां पर विलाई प्रेजेंट होते हैं और विलाई के बाहर सारे जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हैं, है ना, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, वो सब कहाँ आते हैं? वो सब सेल के अंदर आते हैं। विलाई की जो सेल की जो लाइनिंग है उसके थ्रू वो अंदर आते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स फैट के फॉर्म में वो भी अंदर आता है ना। सो ये सारी चीजें जो अंदर आती हैं वो किसके थ्रू आती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। The membrane is selectively permeable and to some molecules present on either side of it. लेकिन ये selectively permeable है, सेलेक्ट करके चीजों को अंदर आने देती हैं। जैसे आपके स्कूल में देखिए, स्कूल में जो है आप बच्चे पढ़ते हैं तो आपके स्कूल का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है ना। सो स्कूल के यूनिफॉर्म के बच्चों को बिल्कुल एंट्री है कि बच्चा आएगा अपने स्कूल में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे स्कूल का बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म अगर स्कूल में आना चाहे तो क्या बहुत आसानी से आ सकता है? नहीं, उसको रोक दिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो स्कूल का बच्चा नहीं है। सो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सेलेक्टिव चीजों को ही सेल अपने अंदर आने देता है जिसकी जरूरत हो। जो सेल के लिए हानिकारक चीजें हैं उनको सेल के अंदर आने की इजाजत नहीं है। सो ये आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और ऑस्मोसिस भी अगर आप समझेंगे तो इस चीज से समझ सकते हैं, है ना। सो मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy and it is called as passive transport, है ना। सो अब आप यहां पे देखिए, ये सेल है और इसके अंदर ना सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सॉल्यूट्स हैं, सॉल्ट और शुगर बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखी हुई है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। सो वाटर जो है वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर अंदर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एक्वापोरीन्स होते हैं। ये एक चैनल होता है, प्रोटीन होता है और प्रोटीन के थ्रू बीच में ना, जैसे ये आप मैंने बताया था ना कि एक प्रोटीन की इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ऐसे। सो ये चैनल्स होते हैं और इसके थ्रू जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, है ना। और ये जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, है ना। कोई भी हार्मोन्स या कोई भी केमिकल यहाँ पर ऐसे आके लग जाएगा और इसके जो कन्फर्मेशन में प्रोटीन में बहुत सारे चेंजेस होंगे और फिर वो जो है वो चेंजेस इसकी एंट्री या किसी सब्सटेंस को बाहर निकालना हो तो वो कर सकता है। ये आप ज्यादा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन जो है वो ये प्रोटीन एक्चुअल में जो है वो इस तरीके से रिसेप्टर्स का काम करते हैं। बहरहाल इस तरीके से यहां पर आपने देखा मैंने किसी भी एनर्जी का नाम नहीं लिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत है ना, नहीं, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो ये जो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, है ना। जो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है ना, तो वो बहुत आसानी से इसके अंदर मूव कर सकता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, जिसको मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स हायर है और इधर लोअर कंसेंट्रेशन में है, तो ये हायर टू लोअर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप कहेंगे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। As the polar molecule cannot pass through the non-polar
lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate the transport across the membrane, है ना। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल आप किनको बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, निगेटिव चार्ज एक तरफ, ये कोई मॉलिक्यूल है। सो हम इसको कहेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से एंटर नहीं कर सकते। लिपिड के थ्रू ना कोई कोलेस्ट्रॉल है, कोई स्टेरॉइड हार्मोन है, वो बहुत आसानी से एंटर कर जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिपिड का जो नेचर है वही उस हार्मोन का भी नेचर है, वो आसानी से एंटर कर सकता है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको एंटर करने की इजाजत नहीं है। सो फ्यू आयंस की बात कर रहे हैं हम, और molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, लेकिन उसको जाना तो जरूरी है सेल के अंदर। तो सेल क्या करती है कि सेल थोड़ी सी एनर्जी खर्च करती है और उस सब्सटेंसेस को लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन अंदर ले लेती है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कई बार जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एनर्जी खर्च करके अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स को अंदर ले रहे हैं तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सो सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसी जो ट्रांसपोर्ट की जो एनर्जी जो है ना, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का, वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि यहां पर एनर्जी का खर्च होना बहुत ही लाजमी है, एनर्जी खर्च होनी ही होनी है, क्योंकि हम कंसेंट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लोअर टू हायर मॉलिक्यूल्स को मूव करा रहे हैं, है ना। और पोलर मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी जो है एंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है लिपिड बाइलेयर के थ्रू। सो इन विच द एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनल की बात हम कर रहे हैं वो है सेल वॉल। A non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants, है ना। सो ये आप देख सकते हैं कि फंजाई में होता है और प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन कहीं और भी आया है? काइटिन आया है हमारे जो आर्थ्रोपोडन्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उनमें भी काइटिन पाया जाता है। सो ये एक तरह का हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ना। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो फंजाई की लेकिन जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, इस तरीके से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स अ शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द cell from the mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction। ये सेल से सेल का जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। सो ये जो है अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर साबित होता है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस जो होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं ना कि सेल टू सेल के बीच में जो है वो एक प्लांट सेल के केस में खास तौर से सेल वॉल के थ्रू जो है दो सेल वॉल के बीच में जो है ना गैप्स बनते हैं, और वहां पर जो ये प्लाज्मोडेस्माटा बनता है तो वहां पर सेल वॉल का इन्वॉल्वमेंट है ना। सो अगर हम सेल वॉल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यहां पर बीच में एक मिडिल लैमेला मिलता है ना। कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट इसमें पाया जाता है, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। और यहां पर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल और इसके बाहर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में मिडिल लैमेला और इसके दोनों तरफ प्राइमरी
है ना, प्राइमरी सेल वॉल, और इसके बाहर की तरफ और एकदम अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो है अरेंजमेंट आपको सेल के केस में, सेल वॉल के केस में देखने को मिलेगा। सो एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins, है ना। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो सेल वॉल में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। आपको अगर एल्गी का सेल वॉल है तो उसमें आपको सेल्यूलोज मिलेगा, गैलेक्टन्स मिलेगा, मैनन्स मिलेगा, ये सभी जो है ना टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कुछ हमें मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जबकि प्लांट्स के केस में आपको ये 4 सब्सटेंसेस मिलेंगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो क्वेश्चंस इस पे भी एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। The cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall is formed on the inner towards the membrane. तो आप ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके आपको बताया कि सेल वॉल में जो यंग सेल होती है ना, उसकी जो सेल वॉल में इस तरीके से आपको प्राइमरी लेयर मिलेगी देखने को, है ना, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अब उसके बाहर की तरफ आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है ना, बाहर की तरफ। The middle lamella is a layer mainly of the calcium pectate which hold or glues the different neighboring cells together. तो ये इस तरीके से देखिए कैसा होता है। ये सपोज एक प्लांट सेल है ना, तो इसके अंदर जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको यहां पर काफी बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देगा क्योंकि प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, है ना, और यहां पर एक तरफ न्यूक्लियस दिखाई देगा। अब ये जो है यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि इसकी सेकेंडरी वॉल है, राइट, फिर उसके बाद इसकी प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, और फिर उसके बाद जो है वो यहां पर आप मिडिल लैमेला, ये जो डार्क कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं मिडिल लैमेला, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन मिडिल लैमेला। अब इधर से दूसरे सेल का स्टार्ट होगा क्या, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, और इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दूसरा सेल जो है वो इस तरीके से अरेंज होगा। So cell wall and the middle lamella may be traversed by the plasmodesmata. तो इस तरीके से दो सेल्स के बीच में ना यहां पर गैप्स बन जाते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। मतलब दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का जो है वो आदान प्रदान यहां से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू हो सकता है। सो ये हमारा सेल वॉल के लिए था। इसके साथ ही ये हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। फिर हम आगे की जो ऑर्गेनल्स है वो अभी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।